हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं स्टूडेंट प्रोफेसर कमल कुमार मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का वीडियो 2025 के लिए कृषि एवं आर्थिक विकास की सीरीज में। दोस्तों, हमने अब तक जो क्लासेस ली हैं उन पर धीरे धीरे हम प्रश्नोत्तर जो हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे और जो टेस्ट के फॉर्म में है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको वो चैनल के माध्यम से हमने जो बताया है ऐप पर, वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। निःशुल्क वो आपको उपलब्ध है, केवल आपको ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ वीडियो 2025 में जाना है, कृषि व आर्थिक विकास के नाम से आपको सेक्शन मिलेगा। वहाँ ये जो यूट्यूब वाली क्लासेस हैं ये भी हैं, आप चाहें तो रिवीजन के लिए दोबारा उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट जो है वहाँ मिल रहे हैं और उनका कंटेंट जो है, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो सारी स्लाइड्स वहाँ मिल रही हैं। क्लासेस भले ही ना मिले, लेकिन चूंकि वो यूट्यूब पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ एक क्लासेस मैंने डलवाई है सैंपल के तौर पर देखने के लिए। बाकी आपको उससे संबंधित ये जो क्लासेस हैं उनसे संबंधित जितनी भी पीपीटी हम पढ़ा रहे हैं, वो सारी पीपीटी आपको वहाँ मिलेगी। तो आपको कंटेंट की टेंशन नहीं है, आप उसको आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दूसरा, इससे संबंधित जो टेस्ट हैं, कृषि का आर्थिक योगदान, जो एग्रीकल्चर डाटा हमने पढ़ा है, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा अ, आज जो है राजस्थान में उद्योग, चाहे वो कृषि हो चाहे वो खनिज आधारित हो, कृषि एवं खनिज आधारित दोनों उद्योग जो हैं हम आज चर्चा करेंगे। कृषि व खनिज आधारित उद्योग जो है, दोनों पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न, 20 प्रश्न तो आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन पर बारीकी से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो बाकी लगभग 80 क्वेश्चन हैं, उसका टेस्ट जो है आपको तैयार हो गया है। वो कल आपको सारे टेस्ट एक साथ ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। रिवीजन में आपकी उससे अच्छी हेल्प हो जाएगी, और ये मैं लगभग दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। आराम से आप पढ़िए और अपनी जो तैयारी है आपकी, उसको बहुत पुख्ता कीजिए, क्योंकि हम जो रिवीजन करवा रहे हैं बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स पे करवा रहे हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। साथ ही हम ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपकी तैयारी को इस लेवल पर ले जाएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वो ठीक था कि नहीं, और एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए क्या चीज़ें फायदेमंद होने वाली है। वो सारा कंटेंट आपको ऐप पर मिल रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एटीएस हब के नाम से आपको जो है ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ जो है, आप जाइए एटीएस हब में। यहाँ आपको वीडियो 2025 का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ जो है कृषि व आर्थिक विकास का सेक्शन क्रिएट किया हुआ है। कृषि व आर्थिक विकास का जो है सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पर आपको ये जो टेस्ट हैं सारे मिल जाएंगे। दोनों चीज़ें आपको मिल रही है। ये जो क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, कुछ कुछ मैंने सैंपल के तौर पे वहाँ डलवा रखी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। हालांकि जो सारी क्लासेस तो यहीं रहने वाली है यूट्यूब पर, वहाँ लेकिन आपको इस यूट्यूब का जो कंटेंट है पीपीटी का, वो सारी पीपीटी आपको वहाँ डाउनलोड होकर मिल रही है। ठीक है, तो आपको ये जरूर करना है कि आपको ऐप डाउनलोड करना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉस्ट उसकी कुछ नहीं है, आपको ये जो कंटेंट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है। वैसे मेरे जो साथी हैं, कलीग्स हैं, वो सलाह दे रहे थे कि यार, फ्री की चीज़ की क्या कदर नहीं होती है, तो कुछ तो कॉस्ट रखनी चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, हम अभी फ़िलहाल जो है अपना शुरुआती दौर है, तो मैं चाहता हूँ कि जो सागर है, बिखरा हुआ सा सागर, इसमें से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कितना पढ़ना है, किस किनारे बैठ के कौन सा जो है हिस्सा जो है वो पाने का अपने काम का हो सकता है। हम चाह रहे हैं कि हम सेलेक्ट करके वो मेहनत हम करके आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प मिल सके। शुरुआत छोटी है, ये कोशिश जो है वो आगे चलकर बड़ी बन सकती है, अगर आपका सहयोग रहा, आपका समर्थन रहा, आपका प्यार रहा। तो इसकी बदौलत जो है हम इस शुरुआत को छोटी सी को बहुत बड़ी कर लेंगे। फिलहाल लेकिन ज़रूरत यह है कि आप अपने एग्जाम पर फोकस करते हुए इस कंटेंट को देखें और हमें फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करवाते रहें, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो दिवाली से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगभग लगभग जो सिलेबस है आपका कवर करवा दिया जाए। और अगर दिवाली के बाद तक भी करें तो हम मुश्किल से 20-25 तारीख से, मतलब 25 तारीख से पहले पहले आपको कंटेंट जो है वो ख़त्म करके निपटाएं, क्योंकि 2 तारीख को एग्ज़ाम है। तो इकोनॉमी वाला पोर्शन है ना, वो लगभग लास्ट में जाके लोग रिपीट करते हैं, इसलिए हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं अब। ठीक है,
पहला प्रश्न है, राजस्थान का औद्योगिक नगर जो है किसे कहा जाता है? राजस्थान का औद्योगिक नगर, चूंकि हम औद्योगिक नगरों की बात कर रहे हैं, उद्योग की बात कर रहे हैं, तो कृषि एवं खनिज जो हमने बात करी दोनों पर आधारित है। इंडस्ट्रीज देखो बहुत सारी हमने अलग अलग पढ़ी हैं। कहीं पे सीमेंट बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कपास बहुत ज़्यादा है, तो कपड़ा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है, कहीं पे शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर। अलवर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, पार्क जो हैं, और इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं वो बसाए गए हैं, और हमने करंट में उनका डेवलपमेंट देखा है। लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है, अलवर आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो है वो कोटा है। कोटा को औद्योगिक नगर तो कहते हैं। इसके साथ साथ आपको जो जरूरी चीज़ है, वो जो जाननी जरूरी है, वो ये है कि राजस्थान की जो रैंक है उद्योग के मामले में, वो इंडिया में जो है वो 10th जो रैंक है वो कोटा राजस्थान की है ओवरऑल। तो एक तो औद्योगिक नगर कोटा कहलाता है, राजस्थान की रैंक क्या है इंडस्ट्री में? 10th। आगे चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग और कारखाने किस नगर में स्थित हैं? ठीक है। अब राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग और कारखाने स्थापित होना और औद्योगिक नगर, दोनों चीजों में अंतर है। देखो, यूनिट वाइज चीजें स्टेब्लिश होना, यूनिट्स बहुत ज्यादा होना अलग चीज है कि किसकी यूनिट कहाँ है। और यूनिट्स के साथ साथ उनका सेटलमेंट होना, या फिर आप मैनेजमेंट ऑफिस कह लीजिए, वो सारे होना अलग चीज है। ठीक है। चूंकि यहाँ उद्योग और कारखाने ही नहीं, यहाँ पे कई सारे ऑफिसेज भी ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर को लेकर हैं, तो उनको ऑफिस, उनकी यूनिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्लांट वगैरह जो है कोटा में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जैसे केमिकल प्लांट्स हुए, स्टील प्लांट हुए, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वहाँ ज़्यादा है। जयपुर में क्या है, अ, इसका चलो मैंने पहले आंसर बोल दिया गया। जयपुर में क्या है, सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई यूनिट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे इन्फोसिस हुआ, और जेनपेक्ट हुआ। इस तरह की सर्विस सेक्टर की जो कंपनीज हैं, आईटी प्रोफेशन की कंपनीज है, वेयर हाउसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उद्योग कारखाने और वेयर हाउसेज के मामले में अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए शामिल किए हैं कि आप लैंग्वेज पढ़ लो और कंफ्यूज ना हो। क्योंकि देखो, औद्योगिक नगर कोटा कहलाता है, और उद्योग और कारखानों की यूनिट की जब बात कर रहे हैं तो वो जयपुर में ज़्यादा है। लेकिन सर्विस सेक्टर की ज़्यादा है, उसको इंक्लूड करके जयपुर को माना जा रहा है। तो आप ये मान के चलेंगे, दोनों प्रश्न अलग हैं, दोनों के जवाब अलग हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों को शामिल करने का मेरा रीज़न यही था कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो जयपुर है। ठीक है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जयपुर में जो है कौन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा होती है अगर जयपुर में हम बात करें। तो जयपुर में देखो ठीक ठाक मात्रा में वस्त्र भी है, वस्त्र उद्योग भी अच्छा खासा है, आभूषण तो है ही। ठीक है। मूर्ति उद्योग अच्छा है जयपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी अच्छी है। ठीक है, वो जेम्स एंड ज्वेलरी चलो आभूषण में आ गई। ठीक है। इस तरीके के उद्योग जो हैं जयपुर में बहुत ज़्यादा हैं। सर्विस सेक्टर की बात करें, हालांकि सर्विस हमारे यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज जो है वो जयपुर में स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजस्थान में उद्योगों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? देखो, हमने अलग अलग जो हैं टाइप्स पढ़े हैं, उसमें हमने स्वामित्व भी पढ़ा है। स्वामित्व पे किस आधार पे होता है? सरकारी या सार्वजनिक। एक होता है निजी, एक होता है सहकारी। ठीक है। ये चीज समझ ली अपन ने। आकार के आधार पर इस पे बात करेंगे। विनिर्माण के आधार पे हमने पढ़ा है कृषि पर आधारित। ठीक है। खनिजों पर आधारित। ठीक है। इस तरीके के उद्योग हमने पढ़े हैं। जब लेकिन बात सूक्ष्म, माइक्रो, लघु, स्मॉल और मध्यम, मीडियम की बात हो रही है, एमएसएमई की बात हो रही है, तो एमएसएमई का जो आधार है वो है साइज। ठीक है। तो आंसर इसका क्या है? साइज, यानी कि आकार के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को माना गया है। स्वामित्व के आधार पर हमने सार्वजनिक, निजी और सहकारी पढ़े थे। हमारे यहाँ वर्गीकरण है इस तरीके का, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कच्चा माल नहीं है। वर्गीकरण का आधार, ये तीनों वर्गीकरण के आधार हैं। लेकिन प्रश्न को समझिए, केवल हमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम की कैटेगरी पूछी गई है, जो केवल यहाँ शामिल होती है। अगर आपने चीज़ों को रिवाइज किया है तो आपको पता होगा
कि हमने पूंजी और निवेश, हमने पूंजी दो आधार लिए थे इसके, एक तो पूंजी और एक टर्नओवर, टर्नओवर या कारोबार। ठीक है, हमने कई दोनों जो आधार लिए हैं अलग अलग लिए हैं, तो आपको याद करना है उसको भी। मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। हमने कहा था कि 5 करोड़ से अगर कम हो तो माइक्रो। ठीक है, सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ से अगर कम हो, सॉरी 1 करोड़ से कम हो, ये पूंजी की बात चल रही है। ठीक है, और 1 करोड़ से, अगर 1 करोड़ से कम है तो सूक्ष्म है, अगर 1 से 10 करोड़ के बीच है, 1 से 10 करोड़ तक, ये पूंजी निवेश की बात चली, इन्वेस्टमेंट की बात चली, इनकी सीड फंडिंग जो है उस पर बात चल रही है, तो है स्मॉल यानी लघु। ठीक है, ये मीडियम। अगर 10 से 20 करोड़ की पूंजी है तो कितना है, कौन सा है, मध्यम। टर्नओवर भी है इसमें, टर्नओवर भी आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं बस क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आकार, विनिर्माण और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण अलग अलग हैं, डेफिनेशंस अलग अलग हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का कृषि आधारित उद्योग है। बस देख के समझना है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, कांच उद्योग तो हो नहीं सकता, ठीक है, अभ्रक भी नहीं हो सकता, ये भी खनिज आधारित है और ये भी खनिज आधारित है। खनिज आधारित क्यों है, इसमें जिप्सम लगता है, इसमें चूना पत्थर लगता है, इसमें सिलिका सैंड लगती है। ठीक है, ये तो पूरा ही अपने आप में एक इंडस्ट्री है। कांच उद्योग में भी कई सारे प्रोडक्ट काम आते हैं जिसमें सिलिका सैंड बहुत बड़ा इनपुट है या फिर रॉ मटेरियल, कच्चा माल है। तो कपड़ा उद्योग जो है वो हमारा आंसर है, और वो कौन से पर आता है, कच्चे माल पर आधारित है, कपास पर आधारित है। ठीक है, कपास पर आधारित है कच्चे माल के तौर पर। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, किस नगर को वस्त्र उत्पादन के लिए राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये प्रश्न हमने पीपीटी में एज इट इज डिस्कस किया है। क्वेश्चन हमने सारे जो किए हैं वो पीपीटी पर कर लिए हैं। कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं जो पीपीटी में डिस्कस नहीं किए हो, लेकिन हमने उनको शामिल किया है ताकि ओवरऑल जो है वो कवरेज जो है वो मिल जाए। जैसे कि शुरुआत के दो दो क्वेश्चन थे, हमने उसको इसलिए शामिल किया कि ओवरऑल कवरेज हो जाए, आपको बाहर, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, आपको गारंटेड प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, आप उसके हिसाब से तैयारी करके जा सकते हैं। मैनचेस्टर की हमने बात की थी कि भीलवाड़ा जो है और किसके लिए है, सूती वस्त्र के लिए। ये आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि सूती वस्त्र के लिए है, मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि जब हम स्वदेशी आंदोलन को देख रहे थे तो मैनचेस्टर और लिवरपूल दो बड़े नगर हुआ करते थे। मैनचेस्टर कपड़ों के लिए, लिवरपूल जो है सॉल्ट के लिए। तो उसके लिए दांडी आंदोलन हुआ, नमक आंदोलन चला, और इसके लिए स्वदेशी आंदोलन जिसकी होली जलाई गई। ठीक है, कपड़ों की जो होली जलाई गई। आगे है राजस्थान की पहली कपास मिल, जिसका नाम क्या है, कृष्णा कॉटन मिल। ठीक है, किस वर्ष स्थापित हुई, पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए ये कहाँ स्थापित हुई, कहाँ हुई थी, ब्यावर, अजमेर। ठीक है, तब तो था ही, अभी नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में अजमेर इसलिए लिखा है, तब तो था ही। तो कृष्णा कॉटन जो मिल है, सूती वस्त्र की मिल है, सूती वस्त्र उद्योग पर ही बात चलिए, कब स्थापित हुई थी, ये हुई थी 1889 में, 1889 में जो है ये स्थापित हुई थी। और किन किन लोगों ने की थी, हालांकि वो नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन। देखो भाई, अपने वाले राजस्थानी है ना जो असली मारवाड़ी है बिजनेस के मामले में, अंग्रेजों के साथ में मिलकर बिजनेस कर लेते थे। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं अपने जो अंग्रेजों के साथ जिन्होंने मिलकर ना अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए हैं, अच्छी अच्छी जो है यूनिट जो है वो स्थापित करी है। और अपने असली बिजनेसमैन जो ब्लड है ना यहाँ का, राजस्थान का मारवाड़ी होगा, उसको प्रूफ किया है। तो हमने तो कर्नल डिक्सन के साथ मिलके ही हमारे यहाँ के लोगों ने जो है मिल स्थापित कर ली कि ठीक है, तुम करने आए व्यापार, हम भी कर लेते हैं, हमें ज़्यादा पता है। ठीक है, मैं, तुम हमारा कपड़ा कारोबार खराब कर रहे हो मैनचेस्टर से कपड़ा मंगा मंगा के, ठीक है हम तुम्हारे साथ ही कर लेते हैं। तो ये अपने तो बहुत खिलाड़ी आदमी है। तो मैनचेस्टर वाला क्वेश्चन हमने जो देखा वो भीलवाड़ा का, तो दोनों को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं।
राजस्थान की सबसे बड़ी सहकारी सूती, दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो सहकारी और सूत कताई मिल कौन सी थी, ठीक है। सूत कताई, प्रश्न कहाँ से आ रहा है ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न उद्योग से ही है। किस उद्योग से है? कृषि आधारित उद्योग से। किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में, उसमें भी किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में। प्रश्न लेकिन अटक इस वजह से रहा है सहकारी। हमने बात की थी कि सार्वजनिक, निजी और संयुक्त स्वामित्व की, या जिसे हम कहते हैं सहकारी। आपके जो है सहकारिता टॉपिक बहुत अलग से दिया हुआ है, ध्यान रखना, चीज़ों को क्लियर रखना। सहकारी वर्ड है तो सहकारी जो सूती वस्त्र की या सूत कताई की जो मील है वो कौन सी थी, ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूत कताई की मील, ठीक है, सबसे बड़ी सहकारी, ठीक है। दोनों तीनों चीजें आपको ध्यान रखने में पॉइंट आउट कर रहा हूँ कौन सी चीज को ध्यान रखना है। आंसर इसका महाराजा उमेश सिंह मील, ये कहाँ थी? पाली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न इस तरीके से भी आएंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी सहकारी सूती वस्त्र या सूत कताई की जो मील है, जो कि इसमें भी दे सकते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी सहकारी सूत कताई मील महाराजा उमेश सिंह मील कहाँ स्थित है, ठीक है। नाम उसी में दे दिया और आपको कह दिया कि इसका जगह बताओ। और ये एक और ध्यान रखना है, 1942 में ये स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। हम ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जिसमें ज़रूरत नहीं है। भारत के एक ऊन उत्पादन में, ठीक है, भारत का रेफरेंस दिया है, भारत में राजस्थान का योगदान देखना है। राजस्थान का योगदान कितना है किसमें? ऊन उत्पादन में। देखो कुछ दो यहाँ डाटा एक्यूरेट दिए हुए हैं एकदम राउंड फिगर में, दो डाटा जो है वो राउंड फिगर में नहीं दिए हुए हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आजकल एक प्रश्न का ट्रेंड और चला है, अप्रोक्स डाटा का, अनुमानित का, या फिर एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएट, कि सबसे सही जो आंसर है वो आपको देना है। सपोज ये क्वेश्चन हो, 5 से कम होता है तो हम राउंड फिगर में इसको पहले ले जाते हैं, या फिर ये इसको ऐसे ले जाएगा, ये इसको 42 या 45 ले जाएगा, ठीक है, या फिर इसको 35 ले जाएगा। 5% कम कर दिया, 5% ज़्यादा कर दिया, इसके अकॉर्डिंग रखा। और इसके सपोज इसको इस तरीके से बनाए, मैं मान रहा हूँ कि एक आंसर ये है, इसको मैंने 45 कर दिया, एक आंसर 25 हो गया, एक आंसर 30 है और एक आंसर 55 है। तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि सीईटी में ऐसा खेल हुआ है इसलिए ध्यान रखना, तो अगर ये आता है तो इसको ये देखना है कि इसके सबसे करीब कौन सी संख्या है, ठीक है। सबसे करीब 45 है तो 45 को आंसर मानना है। 35 अगर आता है, अगर इसको बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बताए, 35 आता है, तो आपको देखना है कि यार ऐसे तो दिखने में क्या लग रहा है कि अंतर लगभग बराबर है, लेकिन अपन 40 के आगे बढ़े हैं, तो अपने को फिर 40 के आगे वाली करीब संख्या देखनी पड़ेगी। भाई वैसे देखो तो 35 से आगे तो ये 5.5 आगे है, और ये 5.5 पहले है, और ये 4.5 आगे है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फिर भी क्या हुआ? 4.5 वाला ही हुआ, सबसे करीब तो वही हुआ ना, सबसे कम अंतर जिसमें है। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। डाटा वाले क्वेश्चंस को मैंने स्पेशली इसी वजह से समझाया है कि भाई दादा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। फिलहाल इस पे हम बात कर लेते हैं। भारत के ऊन उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो 34.46% है। अगर राउंड फिगर में 35 भी आता है तो आपको आंसर जो है 35 ही करना है, ठीक है। व्यापार का केंद्र कौन सा है? बीकानेर, बीकानेर में संस्थान है, ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में जोधपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखो भाई, ऊन उत्पादन के लिए आपने देख रखे हैं सारे क्वेश्चन। हमने जोधपुर की बात करी, हमने बीकानेर की बात करी, हमने ऊन उत्पादन में योगदान की बात करी। अब जब ये चीजें चल रही हैं, जोधपुर आ गया, तो जोधपुर के लिए, एक मिनट, जोधपुर के लिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कांच, डेयरी, सीमेंट और ऊन। तो या तो आप इसको ऐसे करो कि सीधे आंसर मिल जाए आपको, या फिर आप इसको ऐसे करो कि एलिमिनेट करो कि कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है, ठीक है।
कांच उद्योग जोधपुर में नहीं, क्योंकि कच्चा माल नहीं। डेयरी तो वैसे ही नहीं है, डेयरी तो जयपुर में हम जानते हैं। सीमेंट कहाँ है? चित्तौड़ में है। तो वैसे करे तो पता चल रहा है कि ऊन उद्योग है, लेकिन वैसे भी हमने जब ऊन उद्योग पढ़ा था तो आंसर तो इसमें ऊन है। लेकिन हमने हमने जब पढ़ रहे थे हम, तब हमने कुछ संस्थान पढ़े थे। तो हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान में जो है वो केंद्रीय ऊन बोर्ड भी है। केंद्रीय ऊन बोर्ड है, हमने कहा था ना कि केंद्रीय संस्थान जैसे एक कजरी है, वैसे ही केंद्रीय संस्थान जो है वो ऊन से रिलेटेड जो है वो जोधपुर में है। ठीक है, उसमें अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ऊन मंडी जो थी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी थी, वो कहाँ थी? बीकानेर में। देखो भाई दादा, कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि बीकानेर में हमेशा भेड़ बकरियों की जब बात आती है तो बीकानेर पर ही क्वेश्चन उठता है, और उसी में सबसे ज़्यादा जो है वो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, वो केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। और बीकानेर में ऊन मंडी तो है ही, इसके अलावा अगर हम संस्थान के तौर पर देखेंगे तो ये तो केंद्रीय संस्थान है। और सॉरी सॉरी, ये तो क्या है? केंद्रीय संस्थान है। और राज्य ऊन मिल जो थी वो बीकानेर में थी। मतलब राज्य स्तर के जो दोनों संस्थान हैं, भाई राज्य स्तर का संस्थान तो कहाँ है? बीकानेर में। और राष्ट्रीय स्तर का कहाँ है? जोधपुर में। मैं इसको यूं ही लिख देता हूँ रिवीजन के लिए। ठीक है, जोधपुर में। और एक ऊन प्रयोगशाला भी थी। आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था तो ऊन प्रयोगशाला भी जो है वो बीकानेर में ही थी। राज्य ऊन मिल भी बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी बीकानेर में है। लेकिन केंद्रीय ऊन बोर्ड जो है, जो इनके उत्पादन वितरण मैनेजमेंट का काम देखता है, और सबसे ज़्यादा इसी वजह से जोधपुर में जो है इन ऑप्शंस में से ऊन उत्पादन ही जोधपुर में सबसे ज़्यादा है। इसलिए प्रश्नों को समझ के चलना, मैं वैरायटी वाले क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप समझ सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में एकमात्र संचालित शुगर मिल जो अब चल रही है वो कहाँ है? देखो, हमने जब शुगर मिल्स पढ़ी थी, शुगर मिल्स में हमने तीन चार जो है वो डाटा पढ़े थे। ठीक है, एक हमने पढ़ा था मेवाड़ शुगर मिल। ठीक है, ये पहली निजी शुगर मिल थी, याद होगा आपको। ठीक है, हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मेवाड़ शुगर मिल जो है वो कौन सी है? पहली निजी मिल है। ठीक है, एक अपने पास थी गंगानगर, जो पहली सार्वजनिक थी। ठीक है, पहली सार्वजनिक जो शुगर मिल है वो कौन सी है? गंगानगर। ठीक है, फिर हमारे पास पहली सहकारी जो थी वो केशवरायपाटन में थी। और उदयपुर की जो है वो पहली पहली तो नहीं थी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की उदयपुर शुगर मिल भी थी, जो कि हालांकि बंद हो गई है। केशवरायपाटन में हमारे पास एक सहकारी थी, वो आप याद रख सकते हैं। पहली सहकारी थी, अब ये सब बंद हो गई है। चल कौन सी रही है? ये गंगानगर। तो आंसर इसका गंगानगर, उदयपुर वाली बंद हो गई है। ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं है। खैर, हमने कंफ्यूज होना भी नहीं है। मेवाड़ वाली चित्तौड़ से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आंसर नहीं है। ये पहली निजी मिल थी, लेकिन ये बंद हो गई है। केशवरायपाटन बंद हो गई है, कोऑपरेटिव थी। ठीक है, गंगानगर चालू है। गंगानगर कौन सी है? पहली सहकारी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली निजी शुगर मिल जो है वो कब स्थापित हुई थी? अभी अभी हमने पढ़ाई है। पहली निजी शुगर मिल कौन सी थी? मेवाड़ शुगर मिल। बार बार जैसे आप इन क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो आपको ये सवाल जो है ना वो रट जाएंगे आराम से। इसको टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, या बार बार ऐसे कंफ्यूज होने की। आंसर है इसका 1932। 1932 में स्टेब्लिश होती है। और पहली निजी प्राइवेट सेक्टर की जो है इंडस्ट्री ये सेटल हुई थी। राजस्थान में डेयरी उत्पादन में अग्रणी शहर हम बात कर चुके हैं डेयरी प्रोडक्ट पर और डेयरी से संबंधित इस पर। तो कौन सा है? जयपुर है, क्योंकि हमने बात की थी कि डेयरी प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा भैंस के दूध पर डिपेंड करता है, और जयपुर में है। राजस्थान के पर्सपेक्टिव में देखें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा भैंसें जो हैं वो
पाई जाती है। और डेयरी उद्योग जो है दूध के फेट पर, जो कि सबसे ज़्यादा भैंस के दूध में होता है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके लिए हमारे यहाँ एक संस्थान जो है वो चालू किया गया था डेयरी उत्पादन को मैनेज करने के लिए और उसके उत्पादन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1975 में स्टेब्लिश हुआ था। ये जरूरी क्वेश्चन है, इससे संबंधित संस्थाओं के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ स्थापित हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, एक चीज और जो इसमें ऐड कर लेना, जयपुर में ही ये स्थापित हुआ था। ठीक है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इसको इसको एक तरीके से और याद रख सकते हैं, RSDDC इसको शॉर्ट में कहते हैं। कहीं फुल फॉर्म पूछ ले तो भाई कंफ्यूज मत होना। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई प्रश्न हो जो है अ, राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। ठीक है, RSDDC। क्योंकि भाई कभी फुल फॉर्म पूछ ले तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना भाई लोग, मैं नहीं चाहता कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। 1975 में स्थापित होता है और जयपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया। ये आपको PPT मिल जाएगी जो एक्स्ट्रा जानकारी के साथ है, इसकी टेंशन मत लेना, ये आपको ऐप पर मिल जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऐप वाला काम पूरा निःशुल्क है, थोड़ी सी बस ये डाउनलोडिंग की इसकी मेहनत है, बाकी इससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है भाई लोग। आगे चलते हैं, राजस्थान में बायोडीजल संयंत्र जो है वो कहाँ है। बायोडीजल का उपयोग जो है और बायोडीजल के मामले में राजस्थान जो है वो अब धीरे धीरे अपना जो उत्पादन है वो बहुत बढ़ा रहा है। ये कहाँ है, ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़रूरी होती जा रही है और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेशली सोलर में बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन बायोडीजल धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। हमने बात करी थी इस पे जब हम बात पढ़ रहे थे। इसका आंसर है उदयपुर। और उदयपुर में कहाँ, झामर कोटड़ा। ठीक है, उदयपुर में इसका प्लांट जो है वो लगाया गया है। हमने बात करी थी कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो है दो तीन जो है नए प्रोडक्ट आ गए हैं कच्चे माल के तौर पर, जिनको हम कर रहे हैं। किस पे आधारित है ये, रतन जोत, यानी कि जेट्रोफा भी कहते हैं इसे। जेट्रोफा बायोडीजल प्लांट जो है, देखो एक तो रतन जोत पे होता है और एक होता है करंज। ठीक है, दोनों इसके कच्चे माल के तौर पर आधारित है, कच्चे माल के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। लेकिन उदयपुर वाला जो है वो मेनली रतन जोत पर, जेट्रोफा पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में जैतून ऑलिव ऑलिव ऑयल की जो रिफाइनरी है कहाँ स्थित है। ठीक है, जैतून इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था, ऑलिव ऑयल इंडस्ट्री में हमने इसको पढ़ा है कि ये कहाँ स्थित है। ये है दोस्तों बीकानेर में। और बीकानेर में कहाँ, लूणकरणसर में। लूणकरणसर में है जो दोस्तों, ये स्थापित है बीकानेर में। और चूंकि हम ऑलिव ऑयल इंडस्ट्री में भाई साहब, अब राजस्थान बहुत लीडिंग स्टेट्स में इंडिया में गिना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस जनता क्या है कि सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, इस तरह की चीज़ों पे नहीं जाती आजकल, वो सीधे ऑलिव ऑयल पे जा रहे हैं। बटर वो खाते नहीं। ठीक है, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। राजस्थान किस खनिज आधारित उद्योग में अग्रणी उत्पादक है। ये आप देख सकते हैं भाई, सीमेंट, ग्रेनाइट, संगमरमर और अब्रक, किस में जो है राजस्थान सबसे ज़्यादा अग्रणी है, शीर्ष राज्यों में गिना जाता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। हम बहुत सारी चीज़ों में अग्रणी हैं, फिलहाल इस ऑप्शन में से आपको देखना है कि किस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ सीमेंट, संगमरमर, अब्रक अच्छी खासी मात्रा में जो है उत्पादित होते हैं। और खनिज आधारित उद्योगों की अगर बात करें तो कौन सा जो उद्योग है, कि चूंकि कुछ कच्चे माल ऐसे हैं जो केवल कच्चे माल के तौर पर तो हम बहुत ज़्यादा निकालते हैं, लेकिन उन पे जो है उद्योग जो है सबसे ज़्यादा डेवलप नहीं है हमारे यहाँ। कच्चा माल भी हो और उद्योग भी यहीं लगे, तब तो हम इस प्रश्न में को सही जवाब दे पाएंगे। अगर हम केवल यूं देखें कि कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से, आंसर से, जो उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप ये देखेंगे कि खनिज भी निकलता हो और उससे संबंधित उद्योग या प्लांट भी यही हो, तो आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है सीमेंट, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा
जिप्सम काम आता है। इसमें क्या क्या काम आते हैं? जिप्सम, सिलिका सैंड या सिलिका रेत कह लीजिए, और चूना पत्थर। इन तीनों के मामले में राजस्थान जो है वो टॉप पर है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा है। सीमेंट से जुड़ी हुई अगर और बात करें तो इसका पहला जो प्लांट लगा था 1912 या 13 दोनों ही गिने जाते हैं। कहाँ लगा था? लाखेरी, जो कहाँ स्थित है? बूंदी। ठीक है, कौन सी कंपनी? एसीसी, एक्रोलाइट सीमेंट कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमेंट वाली इंडस्ट्री को आपको ध्यान रखना है, एसीसी द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री, श्वेत सीमेंट की फैक्ट्री कौन सी है? ये प्रश्न भी जरूरी है। व्हाइट सीमेंट और सीमेंट में अंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हो जाना किसी भी हालत में। ठीक है, सबसे बड़ी देखो, जेके व्हाइट सीमेंट भी है, अल्ट्राटेक भी सीमेंट बनाती है, व्हाइट सीमेंट बनाने लगी। मंगलम व्हाइट सीमेंट नहीं बनाती है। बिरला व्हाइट और जेके में कंफ्यूज हो सकते हो, तो बिरला यहाँ जो है वो ऑप्शन है हमारा, कि सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है सीमेंट की, व्हाइट सीमेंट की, वो बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री है। हमने पीपीटी में भी इस तरीके का कंटेंट देखा है। अगर कुछ कंटेंट है जो उसको कंप्लीट करता है, तो क्वेश्चन और थ्योरी जो है वो मिलकर जो है एक कंटेंट को, ओवरऑल कंटेंट को कवर करेगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को भी पूरा ध्यान से देखें और पीपीटीज को भी पूरा ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, बिरला व्हाइट सीमेंट है सबसे बड़ी कंपनी, और ये कहाँ है? जोधपुर के खाड़िया खांगड़ में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, जोधपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी व्हाइट सीमेंट कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ कहाँ का है? नागौर में भी है, गोटन में हमने पढ़ा था, और भी दो चार जगह है। चित्तौड़ में तो है ही है, चित्तौड़ में भी है कुछ व्हाइट सीमेंट कंपनियाँ। हालांकि व्हाइट सीमेंट की बजाय जो बेसिक सीमेंट है वो वहाँ ज़्यादा मिलती बनती है, लेकिन कुछ फैक्ट्री जो है वहाँ चित्तौड़ में भी है और नागौर में भी है। ठीक है, आगे, राजस्थान का कौन सा जिला नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आंसर आपको देखना है। देखो, नमक उत्पादन के लिए कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है? अब आपको ये देखना है, यहाँ ऑप्शन में जयपुर और नागौर दोनों हैं। आप आराम से जो है वो इसको कंफ्यूज होके कर सकते हो। हमारे पास दो बड़ी झीलें हैं, सांभर और पचपदरा। ठीक है, अब कंफ्यूजन यूं है कि सबसे प्रसिद्ध जिला पूछा है, सबसे बड़ी यूनिट, सबसे पुरानी यूनिट, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम जयपुर का नाम बिड़ते ले लेते, क्योंकि सांभर जयपुर में आता है और सांभर सबसे बड़ी भी है। प्लांट वाइज जो है सांभर सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करती है। तो आपको इसीलिए प्रश्नों को समझने के लिए कह रहा हूँ कि कौन सा जिला। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि केवल एक झील पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बाकी भी कुछ झीलें जो हैं खारे पानी की अगर कहीं स्थित हैं तो हमें उन पर जाना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन को हमने इसीलिए डाला है और ऑप्शन में मैंने जानबूझ के जयपुर और नागौर डाला है। तो इसका आंसर जो है वो नागौर है, क्योंकि नागौर का जो डीडवाना वाला एरिया है बहुत ज़्यादा इसके लिए फेमस है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डीडवाना जो है बहुत इसके लिए फेमस है। और बाकी भी झीलें हैं, लेकिन अपने को केवल एक झील के आधार पर आंसर नहीं देना है। अगर आपने सीधे भिड़ते सांभर दे दिया, सांभर के आधार पे जयपुर दे दिया, फंस जाओगे। प्लांट वाइज, यूनिट वाइज बात आई तो सांभर इसका सही आंसर है। राजस्थान में कौन सी फैक्ट्री प्रिसीजन ग्लास उत्पादों के उत्पादन के लिए जो है वो फेमस है? ये हम बात कर चुके थे। मैंने जब मैं एक पीपीटी पढ़ा रहा था, पीपीटी से पढ़ा रहा था एक क्लास, अगर आपने देखी होगी, तो रेफरेंस किसी और उद्योग का था, लेकिन उसमें साथ में मैंने नोट डाल के जो है एक फैक्ट्री का एग्जाम आपको उदाहरण दिया था कि इसको याद रखना, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। और मैंने इसलिए इसको जानबूझ के डाला है कि अगर आपने वहाँ ध्यान ना दिया हो तो इसको जो है आप देख लें। कौन सी कंपनी जो है वो प्रिसीजन ग्लास उत्पादों के लिए, मतलब ये फैंसी कांच जो होते हैं ना, उनके उत्पादन के लिए फेमस है?
तो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास कंपनी फैक्ट्री जो है वो फेमस है, और ये कहाँ थी, हमने बात की थी इस पे, ये धौलपुर में है। आपको ये प्रश्न दोनों तरीके से मिल सकता है, फैक्ट्री का नाम भी पूछा जा सकता है और जगह का नाम भी जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है, हमने बात करी है सिलिका सैंड वाले जैसे प्रोडक्ट जो हैं, जिनमें राजस्थान, जो सिलिका सैंड सबसे ज़्यादा कच्चे माल के रूप में आती है, इसमें ये भी ध्यान रखना। सिलिका रेत जो है ना, जो सीमेंट में काम आ रही थी, वो इसमें भी काम आती है। बहुत बड़ा कंटेंट है, और ग्लास इंडस्ट्री में तो 98% उसका योगदान है ही है। तो हम उसके उत्पादन में भी राजस्थान जो है अग्रणी है भाई। हमें तो काहे रेगिस्तान जाता है, तो रेत तो हमारे यहाँ है ही है, ठीक है। मरुस्थल कहा जाता है राजस्थान को तो। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा संगमरमर बाजार किस नगर में है, ये आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। संगमरमर और जो ग्रेनाइट है, दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों के आंसर्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, अगर आपने कंफ्यूज कर लिया अपने आप को तो फंस जाओगे भाई साहब, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन इसने पूछा है बाजार का। अगर यही प्रश्न होता कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो आपका आंसर होता राजसमंद, ठीक है। अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात होती तो आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए था, राजसमंद, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यूनिट्स भी यही हैं और कच्चा माल भी यही है, तो यूनिट्स भी यहीं लगी हुई है। हमें पूछा है बाजार, तो ये है किशनगढ़। बाजार होना और उत्पादन होना दोनों अलग चीज़ें हैं। एक जगह मार्केट डेवलप हो गया, वहाँ से केवल कहीं से माल आ रहा है, कहीं बिक रहा है, वो अलग चीज़ है। उत्पादन होना अलग चीज़ है कि वहीं बन रहा है, वहाँ चाहे बिके चाहे ना बिके, वो किसी बड़े मार्केट में जो है वो पहुँच रहा है। जैसे कि राजसमंद में माल बनता है, वो सीधे किशनगढ़ जैसी जगहों पर बड़ी मंडियों में बिकने आता है। राजस्थान से बाहर भी कई मंडियां हैं, लेकिन राजस्थान में किशनगढ़ सबसे बड़ी मंडी है, अजमेर में स्थित है। जयपुर अजमेर हाईवे पर जो है वो किशनगढ़ की अच्छी खासी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां आपको देखने को मिल जाएंगी, आप आराम से उनको देख सकते हैं। तो किशनगढ़ जो है सबसे बड़ी मंडी है। और फेमस जो पत्थर है वो कहाँ का है, मकराना का, हमने देखा था भाई, ताजमहल में लगा हुआ है, तो सबसे फेमस तो है ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रेनाइट उद्योग के संदर्भ में जालोर का उपनाम क्या है। भाई ये तो आपको पता ही है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसे जो है ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। इसके अलावा जो है जालोर है, ये जलोर लिखा हुआ है। ग्रेनाइट और संगमरमर, मैंने कहा था ग्रेनाइट और संगमरमर कंफ्यूज नहीं होना है। संगमरमर की बात हो रही है राजसमंद, बाजार को लेके किशनगढ़, ग्रेनाइट को लेके बात हो तो जालोर। उत्पादन के अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो इसके साथ साथ कौन सा है, सिरोही और बाड़मेर। तीनों जिले जो हैं पास पास ही हैं, एक ही रेंज में हैं, तो कच्चा माल जो है वहाँ भी मिलता है, इसलिए सिरोही और बाड़मेर भी आप देख सकते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि ये तीनों जिले दे दे और चौथा वो जिला डाल दे और कह दे कि निम्न में से ग्रेनाइट जो है नहीं पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, तो वो आपका आंसर इन तीनों के अलावा हो जाएगा, इसलिए ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो कारोबार के तौर पर जो है वो ग्रेनाइट में जालौर के साथ साथ सिरोही और बाड़मेर का भी अच्छा योगदान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रेनाइट की बात की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसमें से बहुत सा जो कंटेंट है वो आपको उपयोगी लगा होगा, और उपयोगी है भी, क्योंकि बहुत सा कंटेंट जो है रिपीटेड क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए हमने लगभग 80 के लगभग क्वेश्चंस हैं जो आपको टेस्ट में करके डाल दिया है। ऐप पर आप जाएंगे, ऐप पर एटीएस हब का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में एटीएस हब का ऐप का लिंक है, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ मैंने बता दिया कि वीडियो 2025 के नाम से कोर्स क्रिएट किया हुआ है। कोर्स का आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम उपलब्ध है। वहाँ पर कृषि व आर्थिक विकास का सेक्शन है, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से टेस्ट डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ ये पीपीटी जो है वो आप डाउनलोड करेंगे। ये सारा कंटेंट जो हमने पढ़ा है अभी, ये सारी पीपीटी भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ जो है हम वित्तीय संस्थाएं और जो विकास की योजनाएं हैं उद्योग से संबंधित वो डिस्कस करने वाले हैं। स्कीम्स जो है बहुत ही जरूरी पोर्शन होने वाला है, कल आपको उसकी क्लास जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। आपको ये देखना है, मैं क्लासेस को थोड़ा सा सेक्शन, हो सकता है कि टाइम जो है थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दूं, क्योंकि फिर कंटेंट कवर नहीं हो पाएगा, और दिवाली जैसे वीकेंड में फिर आप लोग हमें भी टाइम नहीं मिलेगा क्लास रिकॉर्ड करने का, यार ये
रिकॉर्डिंग वाला जो टेक्निकल टीम है वो भी छुट्टियों पर रहती है, तो हम हो सकता है उसका सेशन का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें। तो उनके क्वेश्चंस हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि फिर टाइम जो है वो खप जाता है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे टेस्ट के रूप में। कृषि में आर्थिक विकास के सेक्शन में आपको मिलेंगे। कृषि का आर्थिक योगदान का टेस्ट तैयार है, आपका ये वाला टेस्ट तैयार है उद्योगों वाला, कृषि एवं खनिज आधारित। इसके अलावा वित्तीय संस्थाएं और विकास योजनाएं आपको तैयार है। तो कल क्लास और टेस्ट आपको दोनों मिल जाएंगे। टेस्ट आपको तीनों के कल एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट हम पढ़ाएंगे उसका टेस्ट आपको 101% जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे चल ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि चूंकि आपका समर्थन मांगना ही है भाई लोग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है। शुरुआत छोटी सी है लेकिन मुझे इसमें छोटी शुरुआत को अच्छी शुरुआत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ रही है, और मैं कर भी रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ना है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप अच्छा कंटेंट पढ़े, सिलेक्टिव कंटेंट पढ़े, और आपका सिलेक्शन में अगर मेरा कहीं से भी 1-2% योगदान भी होता है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानूंगा कि मैं मानूंगा कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ना और आप तक कंटेंट को पहुंचाना सार्थक हुआ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।